हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने अब तक की अपनी वीडियोस में हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को ओवरव्यू किया था। उसके बाद हमने जो हमारा लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश की थी, आईएफआरएस को थोड़ा समझने की कोशिश किया था और उसके बाद जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रोसेस और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये चीज़ को हमने समझने की कोशिश करी थी। उसी के आगे चलते हुए हमारा जो टॉपिक बचता है अगला वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है वो आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या होता है, तो उसी को लेकर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आप डिस्क्लोजर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से उनको बनाना है, किस तरह कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोजर का पार्ट बनेंगी, कौन कौन सी चीजें उनका पार्ट नहीं बनेंगी और क्या क्या चीजें डिस्क्लोजर्स के अंदर दिखानी है। तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। द अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह की पॉलिसीज प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं अकाउंटेंसी को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। जरूरी नहीं है ऑल ओवर इंडिया हर फर्म हर कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करेगी या हर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेगी। तो हर कंपनी जो भी मेथड फॉलो करे, ये फर्क नहीं पड़ता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बट जो भी कर रही है उसको उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है ये सभी कंपनी सभी कॉरपोरेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये सभी की एक ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी तरीका जो भी प्रोसीजर किसी भी ट्रांजैक्शन है किसी भी इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में अपने फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जो है अपना रिकॉर्ड करती हैं, तो उसके लिए हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से जो तरीका है या जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो किया है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन अगर आप स्ट्रेट लाइन से लगा रहे हैं तो डिस्क्लोजर में आप बताएंगे कि मैंने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज करा है, और अगर इन कॉन्ट्रास्ट की अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करा है तो आप ये डिस्क्लोज करेंगे कि मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। तो वो चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पार्ट पड़ती हैं। ये थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस स्टैंडर्ड डील्स with the disclosure of accounting policies and principles like prudence, substance over form, materiality। देखिए, ये तीन चीजें अकाउंटेंसी का एक अंडरलाइन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, एक ग्राउंड रूल भी कह सकते हैं या एक रूल ऑफ थंब भी कह सकते हैं। प्रूडेंस होता है समझदारी। कोई भी चीज या कोई भी अकाउंटिंग जो हम करते हैं किसी भी तरह की, तो वो समझदारी और लॉजिक के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उसके अंदर अपने मन मर्जी से चीजें किए जा रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं। वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए और वो प्रॉपर लॉजिक्स के साथ वहां पे कोई भी एंट्री है, कोई भी इवेंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, वो लॉजिकल होनी चाहिए और उसका अपना मतलब होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखिए, कोई भी एंट्री जो है वो किसी भी फॉर्म में ना होकर उसके अंदर सब्सटेंस कितना है, उसके अंदर वेट कितना है, वो चीज देखना ज्यादा जरूरी है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के इस तरह होते हैं जो दिखने में या सुनाई देने में काफी बड़े महसूस होते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत कम या बहुत थोड़ी सी होती है। तो जरूरी नहीं कि हम हर चीजों को दिखाएं, तो हमें सिर्फ वही चीज फाइनेंशियल टर्म्स में डिस्क्लोज करनी है, वही चीज हमने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पार्ट बनानी है जो सब्सटेंशियल होगी, जिसका इंपैक्ट मेजर होगा। और सिमिलरली मटेरियलिटी भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह सब्सटेंस और फॉर्म काम करता है। Adopted by the business organization which are based on several accounting concepts like going concern, consistency। देखिए, going concern concept आपने सुना होगा कि कंपनी जो है वो किसी के आने किसी के जाने से वो बंद नहीं होती है, इट गोज ऑन फॉर एवर। ये आपने हमने 11th में या 12th में जब भी हमने अकाउंटिंग कंसेप्शंस कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी वहीं पे हमने पढ़ा था उसके बारे में, जिसमें एक आता था कि जो बिजनेस है वो अपने ओनर से एक सेपरेट एंटिटी है, उसका अपने ओनर्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपना एक लीगल स्टैंड है, उसका अपना एक लीगल स्टैट्यूट है, और वो जब तक एग्जिस्ट करती है जब तक वो किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल कंप्लायंस के इशू में नहीं फंस जाती है। तो और कंसिस्टेंसी होता है कि हमने कोई भी एक जो प्रोसीजर है, कोई भी एक स्टैंडर्ड है, रूल है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये हमसे आशा की जाती है, कंपनी से आशा की जाती है कि वो लंबे टाइम तक उस चीज को फॉलो करेगी। ऐसा ना हो कि एक कंपनी 1 साल या 6 महीने सिंगल लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है और बाकी के अगले साल सॉरी अगले साल अपना जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा रही है और उसके अगले साल फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड से आ रही है। तो ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूर रखनी चाहिए। तो एनी चेंजेस इन पॉलिसीज, द रीजन फॉर चेंज अलोंग विद द इफेक्ट ऑफ सच चेंज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंसर्न शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। तो इनसे होने वाले जो भी बदलाव हैं, इनसे होने वाले जो भी इंप्लीकेशंस हैं हमारे अकाउंटेंसी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कॉर्पोरेशन पे, उसके भविष्य को लेकर, वो हमें डिस्क्लोज करना वहां पर जरूरी हो जाता है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है और ये सभी कंपनीज के ऊपर मैंडेटरीली एप्लीकेबल है।
उसके बाद हमारा दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इसको बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारे स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री से डील करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी बिजनेस के पास जो भी कोई इन्वेंट्री या कोई भी स्टॉक होता है, स्टॉक या इन्वेंट्री तीन तरह की हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश्ड गुड हो सकता है, इसके और भी जो है कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, तो वो बहुत डिटेल्ड है, तो वो हमारे लिए इतना कोई रेलिवेंट पार्ट भी नहीं है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 उन्हीं चीजों से डील करता है कि आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। आपने रॉ मटेरियल लिया, आपको रॉ मटेरियल को अपनी बुक्स में किस कॉस्ट पे दिखाना है, आपका वो रॉ मटेरियल जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा, तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस को किस रेट पे एलोकेट करना है या कौन सी कॉस्ट उस पर एलोकेट करनी है, ओवरहेड एलोकेशन है, उस तरह की चीजें। फिर जब फिनिश गुड स्टेज पे आ जाते हैं तो फिनिश गुड को में क्या क्या चीजें उसकी कॉस्ट में ऐड करनी है, मार्जिन क्या ऐड करने हैं, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है मार्जिन है वो उसके अंदर कितना ऐड करना है, तो वो सारी चीजें जो है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से आती हैं। और जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से ही कैलकुलेट करके वहां पर लिखा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कुछ मेथड्स दिए गए हैं हमारे पास इन्वेंट्री को जो है वैल्यू करने के लिए, जो है अपना लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद आता है वेटेड एवरेज मेथड, उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसको अगर मौका मिला तो मैं कभी फिर से डिटेल में जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मैं कहूंगा हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ही जरूरी और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये चीजें हैं हमारे पास, तो अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड आउट ऑफ सच मेथड्स व्हिच वन इज ऑप्टेड बाय द बिजनेस एंड व्हाई। As per this standard, inventory should be computed and disclosed in the book of account on the basis of cost price or market price, whichever is less। ये इसका अंडरलाइन रूल है, यानी कि हमारे को जो कॉस्ट प्राइस है या जो मार्केट प्राइस है जिसको एनआरवी भी बोलते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हमारे पास जो स्टॉक है उसकी कितनी है कि अगर मैं मार्केट में उसको आज बेचने जाऊं तो मुझे उसका कितना रिटर्न मिल सकता है, उसको मैं कितने अमाउंट को रियलाइज कर सकता हूं। तो वो चीजें जो हैं हम इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर स्टडी करते हैं। The business can use any of the method like LIFO, FIFO, weighted average and standard cost depending on various factors and requirement kept in mind by the business organization. According to this standard, the policies opted for inventory valuation, the method used, classification of stock and amount of stock should be separately disclosed in the financial statement। तो ये हमारे AS1 जो है अपना इंटरलिंक कर लिया गया है यहाँ पे कि हमारे को जो हमने जो तरीके अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए लगाए हैं वो हमें AS1 के हिसाब से डिस्क्लोज भी करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लेस जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस का है। क्योंकि देखिए आप अपना क्लोजिंग स्टॉक जितना भी जो भी इनमें से लेस आएगा उसको आपके क्लोजिंग स्टॉक पे आपका ग्रोस प्रॉफिट निर्भर करता है। आपका ग्रोस अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्रोस प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड आएगा। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आपका ग्रोस प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका ग्रोस प्रॉफिट डिसाइड करने में। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस है जिसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। उसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में 2 नंबर का भी और 8 नंबर का भी क्वेश्चन बनाया जाता है इसके अंदर से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं। ये बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L उनके साथ ही इसका दर्जा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि जो भी हमारी कंपनी में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कैश इनफ्लो, एक होता है कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो उन हर चीजों से डील करता है जिससे हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में पैसा आएगा, और कैश आउटफ्लो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, वो सारे खर्चे, वो सारे चीजें जिनसे ट्रांजैक्शन जिनसे हमारी कंपनी से पैसा गया। कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा जो भाग आता है वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो उसका मेन या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो उसका ट्रेड होता है, जिस पर्पस के लिए उस कंपनी का निर्माण किया गया है, जो उसका प्राइमरी पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दुकानदार है तो उसका प्राइमरी पर्पस सामान बेचना है, वो जनरल स्टोर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एक टायर शॉप खोल के बैठा है तो उसका प्राइमरी पर्पस है टायर बेचना, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग इनकम होगी वो टायर बेचने की इनकम होगी। लेकिन साथ ही अगर वो कोई ऐसे काम भी कर रहा है जिससे उसको सेकेंडरी इनकम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक टायर शॉप है जैसे TVS है, MRF है, तो उनका प्राइमरी जो ऑपरेटिंग इनकम होगी वो टायर बेचने से होगी, टायर जो है सेल करने से होगी। लेकिन वो जो उनके पास कस्टमर्स आते हैं उनके जो रिम है, जो टायर की रिम होती हैं, उनकी सर्विसेज भी करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट की। अगर आप हमसे टायर लेके जाएंगे तो हम आपकी रिम जो है, हम आपकी हवा भर देंगे, हम आपकी रिम जो है, हम आपकी ट्यूब भी चेक कर देंगे। तो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह की अगर जो सर्विसेज हैं जो प्राइमरी के कोरस्पॉन्डिंग चलती हैं, उन सेकेंडरी सर्विसेज, उन सर्विसेज से होने वाली इनकम जो बनती है वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट नहीं होती है। क्योंकि वो प्राइमरी नहीं है। हमारी ऑपरेटिंग इनकम हमारी प्राइमरी इनकम ही होती है।
उसके बाद आते हैं हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, हर कोई आदमी जब उसके पास कुछ स्पेयर पैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं या आप जो वर्किंग क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है मंथ एंड के अंदर। हम उसके अंदर से अपने अपने जो रूटीन के खर्चे हैं, रेंट हो गया, कार की ईएमआईज होगी, घर की ईएमआईज होगी, राशन पानी का खर्चा है, उस तरह के बहुत सारे खर्चे जब हम एलोकेट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग इनकम बचती है, रिटेन्ड अर्निंग अगर मैं कहूँ तो, उस रिटेन्ड अर्निंग को ज़रूरी नहीं है हम उसको कैश की फॉर्म में रखेंगे। हम उसको सेविंग बैंक अकाउंट्स में डाल सकते हैं, हम उनको एफडीज में डाल सकते हैं, हम उनसे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमको हमारे प्रेजेंट मनी पे एक फ्यूचर वैल्यू अर्न हो सकती है, एक फ्यूचर इनकम अर्न हो सकती है, तो उस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनती हैं। उसके बाद आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि भाई हम फाइनेंस कहाँ से लेते हैं और किसको देते हैं। तो ये चीजें जो हैं, जो फाइनेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो है शेयर्स इशू करे हैं तो उससे जो मुझे पैसा आया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। अगर किसी और ने शेयर इशू करे थे और मैंने उसको ले लिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह की चीजें, अगर अगर मैंने शेयर्स इशू करे थे या मैंने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स कभी इशू करे थे और आज उनकी रिडम्पशन आ रही है तो उससे आउटफ्लो होगा, क्योंकि मैं रिडम्पशन पे पैसा वापस करना पड़ता है जो उनके ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। तो उस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर जो हमारे फाइनेंसेस थे उनमें पैसा आया या जाएगा, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट बनती हैं। थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। Accounting Standard 3 states that a statement is to be prepared in the end of the financial year to see the change in cash positions। बिल्कुल सही बात है, हम अपने कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो हिसाब किताब है वो मेंटेन करते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम जब हमारा जो कैश इनफ्लो है उसमें से कैश आउटफ्लो को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो हमारा क्या नाम है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस होता है। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। अब इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जिक्र किया गया है, फंडामेंटल रेवेन्यू जनरेटिंग परस्यूट ऑफ अंडरटेकिंग एंड द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट इन्वेस्टिंग। जो फंडामेंटल है, जो प्राइमरी है, जो हम जिस पर्पस के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अब दूसरी चीज़ आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वही होती हैं जो मैंने आपको समझाया है कि भाई अगर मैं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी फंड्स में, किसी डिबेंचर्स में, किसी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई लैंड खरीदता हूँ अपनी कंपनी के लिए, एक फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, कोई भी इस तरह के कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी या मेरे बिजनेस को फ्यूचर में फायदा होगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाती है। तीसरे नंबर पे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया है फाइनेंसिंग की भाई लेन देन का जो सिस्टम है जिससे हमारे फर्म में पैसा आता है या जिससे फर्म से पैसा जाता है, वो चीज़ें हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके। एज पर थ्री फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंसर्न। तो ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हमको मेंटेन करने होते हैं। सबसे पहला है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटरप्राइज मस्ट डिस्टिंक्टली। ऐसा कोई कैश जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो हम मे बी बुक्स में दिखा रहे हैं, कभी कभार चीज़ें ओवर स्टेट हो जाती हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें अंडर स्टेट हो जाती हैं, तो उनसे जो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हमने पैसा दिखा रखा है हमारे फॉर्म में 1 लाख रुपए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नीचे हिसाब में गड़बड़ी होने की वजह से वो सिर्फ था 98,000। तो इस तरह का जो पैसा जो बुक्स में एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन ना तो वो गया ना वो आया, तो इस तरह के जो वेरिएंसेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, उस तरह के जो है वो हमें यहाँ दिखाने पड़ते हैं। कैश फ्लोज दैट इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू जनरेट इनफ कैश एंड मस्ट ऑल्सो बी डिस्क्लोज। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, हम जो कैश फ्लोज हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम ये ज़रूर डिस्क्लोज करते हैं कि भाई हमने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, हमसे कितना इनफ्लो, लेकिन हमें उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने डिस्क्लोजर्स में, जो कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ें। उसके बाद आते हैं नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी यूजफुल। कोई भी ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डिस्क्लोजर जो आपको एक कंपनी को लगता है कि ये उसके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनका जानना जरूरी है, नहीं है, वो सब चीजें जो है वो इसमें डिस्क्लोज करना है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एनी पॉलिसी, ये सब में कॉमन रहेगा। आपने कोई पॉलिसी चेंज करी है, अपने मर्केंटाइल सिस्टम से जो है कोई और कैश अक्रूवल सिस्टम अप्लाई कर दिया अपने फर्म में, तो उस तरह के जो भी मटीरियल चेंजेस हैं, सब्सटेंशियल चेंजेस हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जिसको कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसे इवेंट्स रह जाते हैं जो 31 मार्च के बाद आते हैं। अब 31 मार्च को ईयर क्लोज कर देते हैं, 31 मार्च को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बन जाता है, 1 अप्रैल से हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो हमको मैंडेटरीली 31 मार्च को अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ऑफिशियली और लीगली उसको जो है हमें क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का एंड है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट जो है, जो ट्रांजैक्शन पिछले साल हुई थी लेकिन उनका मॉनेटरी इंप्लीकेशन पिछले साल ना होकर इस साल हो गया, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो 31 मार्च को लेट नाइट हो गई हैं, इस तरह की कोई चीजें हैं जो बिल्कुल क्लोजिंग डेट के आसपास हुई हैं और आप अपनी बुक्स को दोबारा रीओपन नहीं कर सकते। तो वो जितनी भी चीजें हैं
वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का पार्ट बनती हैं। हम हमारे पास देखिए दो चीज़ होती है, एक टाइम गैप मिलता है हमको 31 मार्च से लेके सितंबर में जो हमारी रिटर्न डेट होती है, उसके बीच में हमारे पास जो 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, हमको वो चीज़ जो है वो हमारा जो है बैलेंस शीट डेट और रिटर्न फाइलिंग डेट के बीच का पीरियड होता है। तो इस दौरान जो है हमारे पास जो घटनाएं या इवेंट्स होते हैं वो हम AS4 के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। The main purpose of this accounting standard is to describe the events or contingencies that occur subsequent to the balance sheet. Balance sheet date का मतलब 31st March. It is further mentioned in the substandard that the accounting treatment of such should be properly shown in the financial statements, as such events may have legal consideration. बिल्कुल सही बात है। कोई कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई नुकसान हो गया है जो आपने इंश्योरेंस का क्लेम डाल दिया है, अब इंश्योरेंस का क्लेम आपको हाथों हाथ कोई नहीं कहीं नहीं मिलता है, तो हो सकता है वो 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। तो वो चीज़ें हैं वो 31 मार्च के बाद हो रही हैं। आपने 31 मार्च को भी अगर क्लेम डाला है तो ये बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपको वो क्लेम उसी दिन मिल जाएगा, हो सकता है वो 1 महीने बाद मिले। तो उस तरह की जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर, और आपका नुकसान 31 मार्च को हुआ है इस चीज़ की भी गारंटी है। तो इवेंट ऑल्दो अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन उसका जो मॉनिटरिंग इफेक्ट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है या उससे अगले में आ रहा है या कभी भी किसी भी फ्यूचर डेट पे आ रहा है, तो वो इनडेफिनेट चीज हो जाती है, उनको कंटीजेंसीज बोलते हैं। तो उस तरह की चीजें जो है वो हम AS4 में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है वो है नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है वो मेनली जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स, इन चीज़ों में जो है वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे इसका नाम भी है नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, तो प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी ए, एक कंपनी थी बी, बी कंपनी को ए कंपनी ने खरीद लिया। तो बी कंपनी मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर और जो है अपना 2 क्वार्टर्स जो है उसने 1 साल के अपने फाइनेंशियल ईयर के, वो अपने एज एन इंडिविजुअल जैसी वो थी बी कंपनी उस हिसाब से उसने करा, लेकिन जो बाद के 2 क्वार्टर्स थे उसके अंदर ए ने उसको खरीद लिया। तो जो ए था, जब वो ए ने बी को खरीदा तो उसका जो नेट प्रॉफिट था, तो हमें बी का जो नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना पड़ता है अप टू द डेट। तो हमें दो डिविजन्स जो है वो करनी पड़ेंगी, जो पहले 2 क्वार्टर्स हैं उनका नेट प्रॉफिट कितना था और बाद के जो 2 क्वार्टर्स हैं जिसमें वो ए में मर्ज हो गई थी उसका नेट प्रॉफिट कितना है। तो हमारे पास एक ही कंपनी के 2 अलग अलग पीरियड के एक ही फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट्स आ गए। तो इन जो जिस वक्त तक बी ए में मर्ज नहीं हुई थी उस चीज को बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स की, भाई वो पिछले पीरियड की आइटम्स हैं, और जब वो ए में मर्ज हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे ड्यूरिंग द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब है जो बाद के 2 क्वार्टर्स हैं जिसके अंदर बी ए में मर्ज हो गई थी वो चीजें, और उसके जो प्रायर पीरियड आइटम्स हैं यानी कि जो पहले के 2 क्वार्टर्स थे जिसके अंदर बी अलग यूनिट थी और ए अलग यूनिट थी, तो वो जो है अपनी प्रॉफिट्स या जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या कुछ भी जो भी चीजें हैं वो प्रायर पीरियड आइटम्स का पार्ट बनती है। और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब देखिए जब भी कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है, वो चाहे फाइनेंशियल पोजीशन में आए, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आए, चाहे वो कैश पोजीशन में आए, चाहे वो पॉलिसीज में आए। तो उस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं इस कार्यक्रम के चलते जो होती हैं उसको हम AS5 में डिस्क्लोज करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 स्टेट्स दैट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड प्रायर पीरियड आइटम्स, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर दोज विच आर टेकन बाय द कंसर्न एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, जो कि ऑर्डिनरी हैं, जो कि ऑपरेटिंग हैं, जो कि रेगुलर डे टू डे बेसिस पे की जाती हैं, जिसके लिए वो बनाई गई थी, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं जो कि वो डेली नहीं करती, जो कि कभी कभी ऐसी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो उससे भी चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं, जो चीज़ें डेली नहीं होती हैं, कभी कभी कंटिजेंट मामलों में कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जिसके अंदर ये चीज़ें अराइज होती हैं, जैसे हमारा लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का पार्ट बनती हैं। दैट अराइज एंड आर एविडेंटली सेपरेट from the ordinary activity. Prior period items are income which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statements of one or more prior periods. ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूं जो यहाँ पे लिखा है कि भाई मेरे पिछले पीरियड्स में कुछ ऐसे ओमिशंस रह गए थे जो मैंने नहीं किए थे लेकिन वो पिछले पीरियड के थे, फॉर एग्जांपल 2020-21 का जो पीरियड था जो मार्च 2021 में खत्म हुआ, उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए थे जो मैंने वहां मार्क नहीं करे, तो मुझे उसको इस साल डिस्क्लोज करना पड़ता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से ही डिस्क्लोज किए जाते हैं। उसके बाद इनके जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स विद इन प्रॉफिट एंड फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक बात है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से ही हमारा एक्चुअल P&L जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स, बिल्कुल ठीक बात है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, देखिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं जब हमारा कोई भी ऐसी जब हम अपने एस्टिमेट्स को बदलने की कोशिश करते हैं, हम एक ही चीज को अलग फॉर्मूले से जब कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारा जो है एस्टीमेट में बदलाव आता है, तो वो चीजें हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट। डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये पॉलिसीज में अगर कोई चेंज आया है जिसकी वजह से हमारा जो है ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में जो इम्प्लीकेशंस आती हैं तो वो चीजें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। देखिए एक बात जरूरी है, बहुत जानिए इसको लेकर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अपने आप में अब नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, हमें एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है लेकिन अब अफेक्ट में नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज कर दिया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को नया नाम दे दिया गया था जिसका नाम बना था प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट करके। लेकिन हमें अपनी नॉलेज के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मेनली डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, कौन से तरीके जो है वो एप्लीकेबल होंगे, कि कहाँ एप्लीकेबल होंगे, कितना रेट लगेगा किस चीज़ पे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसका है ICAI has issued AS6 in 1985. During the period of 1988, certain rules concerning the depreciation was stated in, ये जो शेड्यूल दिया हुआ है ये है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। देखिए अब आप ये भी मानते हो इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 1956 वो अपने आप में ही अमेंड कर दिया गया था, जो 2013 में हमारा जो नया कंपनीज एक्ट आया था उसको उसके साथ। उसके बाद आफ्टर दैट सर्टेन चेंजेस वर मेड इन पैरा 13। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल डीवैल्यूएटेड एसेट्स एक्सेप्ट। डीवैल्यूएटेड एसेट्स कौन से होते हैं, जिनका जो WDV है वो नील हो चुका है या अब आगे उसका जो है फर्दर डेप्रिशिएट नहीं हो सकते। वुडलैंड ऑर्चार्ड एंड रिवाइटलाइज्ड मिनरल डिपॉजिट्स, ऑयल फील्ड मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ वियर आउट हो जाते हैं, जो जैसे तेल है, ऑयल है, हमारा पेट्रोल है, वो एक वेस्टिंग एसेट है। हमारे पास कुछ ही बचा है, वो एक लिमिट तक इस्तेमाल किया जा सकता है, नया प्रोड्यूस होने में सालों साल, अरबों साल, लाखों साल लग जाते हैं। तो वो हमारे वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जो एक बार अगर यूज हो गया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल अगर एक बार जल गया, ये यूज हो गया है या उससे गाड़ी चल चुकी है तो वो दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लाइफ स्टॉक हमारे जो पशुपालन वो सारी चीज़ें हैं, किसी के पास डेयरी है तो उसके पास काऊ होगी, हॉर्स स्टेबल है तो उसके पास घोड़े होंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लाइफ स्टॉक का पार्ट बनती है। उसके बाद है देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन अडॉप्टिंग डिफरेंट अकाउंटिंग स्ट्रेटजम बाय एवरी एंटरप्राइज विद रिगार्ड टू डेप्रिसिएशन। हाँ ये एग्जैक्टली वही बात है कि जो भी आप डेप्रिसिएशन जो पॉलिसी है उसको अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो भी बाकी के मेथड्स हैं आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं आप उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो इसके बाद होती है एक्सप्लेनेशन की डेप्रिसिएशन को किस तरह से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ना हम अपने एसेट्स को, कोई भी एसेट है, मान लो कोई मोबाइल फोन है, तो उसको 3 चीजों में बांट देते हैं मैथमेटिकली। सबसे पहले उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट पे आप उसको खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा, वो 10,000 रुपए का है, तो मेरे लिए मोबाइल फोन की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है। उसके बाद उसकी आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि मान लो मैं मोबाइल लेके आता हूँ 10,000 का, ये और उसको उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले आगे 5 सालों में मुझे काम देगा, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई मेरे लिए 5 साल। तो मैं जो उसकी सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होती है कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स जो मुझे उसकी मार्केट की वैल्यू मिलेगी वो सैल्वेज वैल्यू मिलती है। तो इससे हम जो है वो एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने 10,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीदा और 5 साल की उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये 5 साल के बाद मार्केट में बिकेगा, अगर मैं बेचना चाहूँ तो ये हमारे को जो है 2,000 रुपए का बिक सकता है। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगा 5 सालों का, वो आएगा 10,000 माइनस 2,000, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 5। तो हमारे पास जो अमाउंट पर ईयर डेप्रिसिएशन का वो आ जाएगा, वो 8,000 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं एनी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट इन फाइनेंशियल टर्म रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ दैट एसेट। बिल्कुल सही बात है। हम देखिए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, हम वो एक्चुअली थोड़ी कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा है किसी को डेप्रिसिएशन के अलग डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो एक मशीन में से काटते हुए? नहीं, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, फाइनेंशियल एक मिथ है, एक एस्टिमेट है सिर्फ, जो बुक्स में एग्जिस्ट करता है, बट रियल लाइफ में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि अगर मान लो 10,000 रुपए का मैंने कोई एसेट लिया है, उसके अंदर से मैं हर साल 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, तो मैं उन 2,000 को कहीं अपने कैश या कैश बुक में या कहीं कैश में रख रहा हूँ। वो सिर्फ एक फिक्टिशियस अमाउंट है जो मैं उसमें से डिडक्ट कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, तो आप इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मोर और लेस जो मैंने है आपको AS6 के बारे में वो बता दिया है। ये फिलहाल अफेक्ट में नहीं है, इसको रिपील कर लिया गया है, जो AS10 के अंदर मर्ज कर दिया गया था। AS10 भी अब अमेंड करके उसका नाम बना दिया गया है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, उनके जो फाइनेंशियल ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो बाकी चीज़ों से थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि
देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो 1 दिन या 2 दिन में तो बन नहीं जाती, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है, कुछ-कुछ चीज़ों को 5 साल लग सकते हैं और जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनको उनको और भी ब ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इनके अकाउंटिंग करने के लिए इनको स्टेजेज़ में डिवाइड किया गया है। हम एक बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, मान लें 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो हम उस 10 स्टोरी की बिल्डिंग को जो है स्टेजेज़ में या लेवल्स में बाँट देंगे कि भई 60% कंप्लीशन, 20% कंप्लीशन, 40% कंप्लीशन, इस तरह से जो है उनको परसेंटेज में हम लेवल्स में डिवाइड कर देंगे और उस लेवल के हिसाब से फिर हम उसके एक्सपेंडिचर्स एलोकेट करते हैं, कॉस्ट एलोकेशन होती है, बजट एलोकेशन होती है, फिर रेवेन्यूज कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वो सर्टेन परसेंटेज के जो कंप्लीशन लेवल ऑफ कंप्लीशन है उनके हिसाब से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद रिगार्ड्स टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड हैविंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डिटेल्स pertaining to the various type of construction contracts in the financial statement of the contractor. The construction contract may be of two types, fixed price contract and cost plus contract. देखिए, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप शुरू में ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन कर देते हैं कि मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बना है और मैं मिला है, तो मैं उसकी जो शुरुआती ही कीमत है मैं तो आज ही डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए लगेंगे ये बनाने में, जो और इसके अंदर मैं जो है अपना तुमसे 5% का या 10% का मार्जिन लूंगा, तो मेरे को एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो मेरी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, तो तुम मुझे इसके बदले में जो है मार्जिन समेत पैसा लौटा दोगे। उसके बाद दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली डिटरमाइंड नहीं होते। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आपके जो है कंप्लीशन लेवल बढ़ते जाते हैं, जो आपकी कॉस्ट है वो एलोकेट होती रहती हैं, तो उस हिसाब से जो है प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको ये जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर एक एस्केलेशन क्लोज भी डाला जाता है जो ये डिटरमाइन करता है कि कल को अगर जो मटेरियल है या किसी भी कारणवश रॉ मटेरियल है या वर्किंग जो भी चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट हो गया या जो आयरन बार्स होती हैं, उनकी कीमतें अगर बढ़ जाती हैं और उन कीमतों के बढ़ने से ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो ऊपर चली जाती है, तो उसके लिए एक एस्केलेशन क्लोज डाला जाता है कि उतनी ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट में जो मेरा रेवेन्यू है, जो मैं तुमसे जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट चार्ज करूंगा वो भी उतने प्रोपोर्शनेट अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज ईदर ऑफ द मेथड्स लाइक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जैसा मैं बता रहा हूँ, लेवल ऑफ कंप्लीशन और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। या तो आप जो है लेवल्स के हिसाब से ले लीजिए या पूरा इकट्ठा करके बनवा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। In case of losses, following must be taken in account: whether contract work has been started or not, completion level and possibility of profit accrued to the contract that are unrelated। ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। डिस्क्लोजर इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब है मैंडेटरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। और यह है मेथड ऑफ अकाउंटिंग को लेकर कि कॉन्ट्रैक्टर्स कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसा आप जानते भी होंगे शायद। मर्केंटाइल सिस्टम होता है, क्रूड सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, इस तरह के जो भी हमारे अकाउंटिंग के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो वो हमें डिस्क्लोज करने जरूरी है। छोटा कॉन्ट्रैक्टर होगा सिंगल एंट्री यूज करेगा, बड़ा हुआ डबल एंट्री यूज करेगा, क्योंकि बड़े जो डबल एंट्री है वो ज्यादा रेगुलेटेड भी है, वो ज्यादा फाइन भी होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी एक नॉर्मल जो कि हमारे अनस्किल्ड लेबर होते हैं उस तरह की चीजें आती हैं वो हमारे सिंगल एंट्री यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। देखिए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता है। जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉस्ट और एक्सपेंडिचर जो है वो कितने खर्च हो रहे हैं, कितने, उस हिसाब को कितनी चीज़ें जो है हमको उसको किस रेट पे किस हिसाब से उनको एस्टिमेट करना है, किस हिसाब से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डील करता है। तो ये इतना कोई खास जो है इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। अभी ये फिलहाल ये भी रिपील कर लिया गया है, ये अफेक्ट में नहीं है। अभी जो मेन आता है वो हम आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो कि हमारे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने से डील करता है कि हम कोई भी हमारा रेवेन्यू हो रहा है उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना रेवेन्यू के आप फर्म कैसे चलाएंगे। आपका सोल पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। आपका सोल पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो अगर आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो आप प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो हमें AS9 दिखाता है। और इसका जो अंडरलाइन रूल है वो मेनली ये है कि जो भी हमारा रेवेन्यू है उसका कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर कोई एक्सपेंस किया गया है तो उस एक्सपेंस के अगेंस्ट उसका कोरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मोबाइल लिया है तो मुझे उस मोबाइल के से होने वाला जो कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है वो जरूर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट से। यहाँ पर जो है इसको डिस्कस किया गया है कि हमको अपने जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स यानी कि फैक्ट्री प्लांट हो गया, उस तरह की चीजें, पौधे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्लांट, फैक्ट्री प्लांट।
तो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, कुछ उस तरह की जो फिजिकल कैपिटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चीज़ें हैं। और इक्विपमेंट हमारे कैपिटल जो मशीनरी होगी उस तरह की चीज़ें हैं, उससे डील करता है। तो ये इसको पढ़ेंगे जरा। द कॉस्ट ऑफ द अबव साइड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द एसेट विल फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल ऐड टू द वैल्यू। देखिए कोई भी, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आप कोई भी कॉस्ट इनकर करते हैं तो वो कॉस्ट इसलिए इनकर करी जाती है क्योंकि कल को आपको उससे फायदा मिलने वाला है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी जो हम एसेट खरीदते हैं उनको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उनसे हमको हमारी बिजनेस को या हमारी जो कंपनी है उसके अंदर कोई रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्शन लाइन सेटअप करी है तो मुझे उसके लिए एक जो है वो चेन बोलते हैं जिसको वो लगानी है। तो वो चेन लगाना मेरे लिए एक एसेट है, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग की जो अकाउंटिंग है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से की जाती है। और अब जो कि जो है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डेप्रिसिएशन, वो भी इसके अंदर मर्ज किया गया है। तो जो हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है वो भी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का ही पार्ट बनती है। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के टाइम में। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं वो इतना, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, वो इतना डायनामिक हो चुका है कि हमको उसकी अकाउंटिंग करना जो है अपने आप में एक चैलेंज बन गया था। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को बनाया गया था ताकि हम जो उसके इफेक्ट्स हैं, डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रूटीन फ्लक्चुएशंस हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में, उसको ट्रीट कर सकें ताकि हमारा जो अफेक्ट है उससे वो सिग्निफिकेंट या सब्सटेंशियल ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी है, आज मैं वो एक्सपोर्ट करता हूँ किसी एक आज के रेट पर और वो वहाँ पहुँचती है कल के रेट पर, तो वो जो डिफरेंस है उस चीज़ की अकाउंटिंग हम AS11 में करते हैं। तो ये चीज़ें हैं AS11 का पार्ट बनती हैं। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट एक ऐसी एड होती है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो चाहे कैश फॉर्म में हो चाहे वो नॉन कैश के फॉर्म में हो, चाहे कैश या इन काइंड भी हो सकती है। तो उस तरह की चीजें हैं। तो हम जो है उन जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई जो कोई भी मदद है, चाहे फाइनेंशियल मदद हो, चाहे पैसे की हो, चाहे ना हो, वो चीजें जो भी हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर डील करते हैं। सपोज कीजिए मुझे एक स्कूल खोलना है या मैं एक NGO बनाना चाहता हूँ और सरकार ने मुझे एक पुरानी जो है बिल्डिंग जो कि अनयूज थी, अनयूटिलाइज थी, वो यूज करने का मुझे ग्रांट दे दिया कि ठीक है आप बच्चों को पढ़ाइए, आप हमारी ये बिल्डिंग यूज कर लीजिए, इसको इसका भी हमारे पास कोई काम है नहीं तो आप इसको जब तक यूज कर सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं ये हैं इन काइंड ग्रांट्स कि भाई मेरे को पैसा नहीं मिला पर मुझे एक कैपिटल एसेट मिल गया, एक बिल्डिंग मिल गई है, अपने जो अपना जो उद्देश्य था मेरा उसको पूरा करने के लिए। तो वो चीजें आती हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स में। और अगर मैं कैश फॉर्म की बात करूं तो सिमिलरली अगर मुझे NGO खोलना है और मुझे लगता है कि मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है तो मैं सरकार से मदद मांगने जाता हूं कि भाई साहब मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं। तो सरकार मुझे 10 लाख का जो है एक चेक पकड़ा देती है कि लो भाई तुम बच्चे पढ़ाओ अपने, तो वो होगी कि हमारी कैश ग्रांट। तो उसकी अकाउंटिंग जिस तरह करेंगे वो सारी चीजें आती हैं हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में गवर्नमेंट ग्रांट्स को। उसके बाद आता है जो हमारा अगला पार्ट है, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। एमकॉम के लिए उतना आवश्यक नहीं है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाना चाहेंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इनको एक बार नजर जरूर मार लीजिए। लेकिन अगर आप एग्जाम पर्पस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये इतना नेसेसरी नहीं है आपके लिए। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आ जाता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट से डील करता है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है हम शेयर मार्केट में, हम म्यूचुअल फंड्स में, हम जो है कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं। जो हमारा पैसा है, जो हमारी रिटेन अर्निंग है, वो चीज़ें जितनी भी हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी या इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो किस तरह बनाया जाएगा, किस रेट पे जो चीज़ें हैं, मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस तरह की चीजें जो हैं वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा की होती हैं, आपको पता ही है, और विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलर इनकम एज वेल एज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होती है? कैपिटल एप्रिसिएशन ये होती है कि आपका जो पैसा है वो 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। जैसे आपको शायद ये बात पता भी हो कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट भी एक इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो चीजें हैं, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो इस तरह की चीजें हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, द पर्पस बिहाइंड देयर होल्डिंग इज लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, जो हमारा डे टू डे जो है कैश का फ्लो है वो मेंटेन कर सके। The accounting standard 13 deals with the accounting treatment of such investment on the basis of fair value and market value of investment. It is further mentioned that the cost of investment should comprise of price, brokerage, duties and taxes paid. बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो कैसे डिटरमाइन होगी? जब उसके अंदर हम उसकी जो परचेज प्राइस है वो ले लेंगे। मान लो मैंने कोई शेयर है वो 100 रुपए का खरीदा है, लेकिन उसके ऊपर उसको खरीदने के लिए मैंने स्टैंप ड्यूटी दे दी 5 रुपए, ब्रोकरेज दे दी 2 रुपए, और कुछ और लीगल चार्जेस हैं, कुछ और टैक्सेस हैं। तो कुल मिला के मेरे पास जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसको खरीदने के वो 10 रुपए बन जाते हैं। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है उस शेयर को खरीदने के लिए वो बन जाती है 110। तो मैं उसकी जब अकाउंटिंग करूंगा तो मैं 110 रुपए पे करूंगा। तो वो चीजें, तो ये डिस्क्लोजर्स हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट होती है।
ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 यानी कि अमालगमेशन से रिलेटेड। अमालगमेशन यानी कि जब दो फर्म्स जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं, अमालगमेट हो जाती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिटरमाइन करता है। तो जो मर्जर्स हैं हमारे, जो अमालगमेशन का, देखिए अमालगमेशन दो तरह के होते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी कि एक मर्जर की तरह हो सकता है, दूसरा हो सकता है एक्विजिशन के तौर पर। तो अगर मर्जर की बात करें तो वो 5 कंडीशंस हैं जो फुलफिल अगर होती हैं तो वो मर्जर कहलाया जाता है। 5 कंडीशंस वो इस थ्योरेटिकल पार्ट में दे रखी होंगी, आप एक बार उस पर नजर मारिएगा तो समझ में आएंगी, इतना कोई आवश्यक है नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 पे, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे अपना प्रोविडेंट फंड हो गया, हमारी पेंशन फंड हो गए, हमारा जो और बाकी के इस तरह के ग्रेचुइटी होगी, रिट्रेचमेंट फंड हो गई, इस तरह के जो भी बेनिफिट्स हैं जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर मिलते हैं, उन सब की अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंडर की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स गिवन बाय अ कंसर्न टू इट्स एम्प्लॉयज एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 एंड देयरआफ्टर। तो ये चीजें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के हिसाब से की जाती हैं। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आ जाता है, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हम बोरो करते हैं पैसा, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। मान लो मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया है, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं, देखिए जब भी बात किसी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करने की आती है तो कॉस्ट कैलकुलेट हमेशा सिर्फ परचेज प्राइस से नहीं होती, बल्कि जो भी रिलेटेड खर्चा है, जो उसको खरीदने के लिए या जो उसको अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए किया गया है, जो अपने पास लाने के लिए किया गया है, वो सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कॉस्ट का ही पार्ट बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी जो है अपना बैंक से लोन लिया है, तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनता है, क्योंकि वो ओवरऑल लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मुझे रीपे करना है वो उसी का तो पार्ट बन जाएगा ना। अल्टीमेटली मुझे क्या पे करना पड़ता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे करना पड़ता है, वो बोरोइंग कॉस्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2000 एंड देयरआफ्टर इट डिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच कंप्राइज ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, एक्सचेंज डिफरेंशियल एंड लीज फाइनेंस चार्जेस। द बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड एंड इफ इट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस लेड डाउन इन द एक्ट। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसको अगर फुलफिल किया जाता है तो जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है उनको भी हम अपनी जो बोरोइंग अमाउंट है, जो मनी है, जो प्रिंसिपल है, उसके अंदर उसके साथ साथ कैपिटलाइज कर देंगे, तो वो चीजें हैं। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, 8 नंबर में भी आता है, तो ये आप जरूर एक बार इस पर गौर फरमाइएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2001। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए है ये। और लिस्टेड कंपनी कौन सी होती हैं, लिस्टेड कंपनी वो होती हैं जिनके शेयर्स जो हैं वो एक ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि हमारा जो इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके अंदर लिस्टेड है। अगर आप उनका शेयर वहां से खरीद सकते हैं तो वो एक लिस्टेड कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा, इस तरह की जो भी कंपनी है जिनके आप शेयर्स जो हैं स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं, वो लिस्टेड कंपनी कहलाती हैं। और जिनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा का है, तो ऐसी लिस्टेड कंपनियां जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उनको सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो इट डिफाइंस द रिपोर्टिंग रिलेटिंग टू द सेगमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। देखिए एक कोई भी बिजनेस होता है, जब वो ग्रो कर जाता है तो हो सकता है उसके अलग अलग सेगमेंट्स हो जाएं, उसके अलग अलग हिस्से बन जाएं। तो जब उन हिस्सों की जो अकाउंटिंग है हम इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन जब वो एक पार्ट तो पूरी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस के अब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस फैशन, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस जियो, रिलायंस और भी जितने भी जो ऐसे टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, तो इस तरह के जितने भी ये सेगमेंट्स हैं, इनकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आपस में मर्ज कर दिया जाता है और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट बनती है कि भाई हम जो उसके सेगमेंट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो वो चीज़ें। तो ये हमारे जो है उन्होंने डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द सेगमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ ईच सेगमेंट, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग द पीरियड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस, सेगमेंट रिपोर्टिंग विद डिफरेंट लोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कस्टमर, टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट ऑफ सेगमेंट फॉर ईच जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए हम अपना जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 तक कवर करते हैं। अगले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है उससे हम अगली जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बताइएगा मेरे बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप अगले लेक्चर में भी मेरे साथ जुड़ें। धन्यवाद।